Hello all of you. Now let's see a new chapter, that is National Company Law Tribunal and the Appellate Tribunal. तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि बहुत सारे सेक्शन जो हमने देखे वहां पे लिखा होता है ना कि अपील हैज टू बी फाइल्ड बिफोर एनसीएलटी या ट्राइब्यूनल, तो वो है ये ट्राइब्यूनल। और अभी तक क्या था कि हालांकि ये आया था 1956 एक्ट के अंदर, लेट 2000 में आया था और उसके बाद 2013 में भी ये कंटिन्यू हुआ, लेकिन ये फॉर्म नहीं हुआ था। इतने सालों से, करीबन 10 साल से ये फॉर्म कभी नहीं हुआ, तो इसलिए ये कोर्स में भी नहीं रहता था। बट नाउ इन 2016 इट हैज बीन फाइनली फॉर्म्ड एंड नोटिफाइड। तो अब इसका काम शुरू हो गया है प्रैक्टिकल में भी, और इसलिए अभी आपके कोर्स में भी आएगा और एग्जाम में भी पूछा जाएगा, राइट? तो अब इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। तो यहां पर अपन बेसिकली जो देखेंगे वो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्यूनल देखेंगे कि ट्राइब्यूनल किस तरह से बनता है, उसमें मेंबर्स किस तरह से अपॉइंट होते हैं, कितने टाइप के मेंबर्स होते हैं, उनके ऑफिसेस कहां कहां पे होंगे। सो दिस इज कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ऑफ एनसीएलटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी के बाद जो अपील है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में होती है और उसके बाद सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अब क्या है कि वो सीएलबी जो था, कंपनी लॉ बोर्ड, एंड हाई कोर्ट के जो अपील प्रोविजंस थे वो सब हट जाएंगे एंड दे विल बी रिप्लेस्ड बाय एनसीएलटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब फर्स्ट अपील सीधा एनसीएलटी में होता है, सेकेंड अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो लेट्स सी, इंडेक्स दिया है वो तो रेफरेंस के लिए है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, यानी कि नोटिफाई कब हुआ, उसका डेट दिया है सबसे पहले कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये दोनों 1 जून 2016 से नोटिफाई हो गए। सो दे हैव बीन नाउ फॉर्म्ड एंड दे हैव स्टार्टेड देयर फंक्शंस। अब देखो उसमें दिया है कि एनसीएलटी किस किस को रिप्लेस करेगा, तो वहां लिखा है एनसीएलटी विल रिप्लेस द कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जो पहले बीआईएफआर जिसको कहते हैं अपन शॉर्ट में बीआईएफआर, तो सीएलबी, फिर बीआईएफआर, ये सिक कंपनीज के लिए होता है बीआईएफआर, सिक कंपनीज जो होती है उनके लिए, एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में जो अपीलेट अथॉरिटी होती है उसको भी रिप्लेस करेगा, एंड हैव जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स, जैसे कि इनकम टैक्स में अपन पढ़ते हैं ना ट्राइब्यूनल, आईटैट, या सर्विस टैक्स वगैरह में सेस्टैट, एक्साइज में, तो वैसे यहाँ पर है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसमें 2 मेंबर्स होंगे, जुडिशियल यानी जो लॉ मेंबर्स है, जो लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, अभी हम देखेंगे नीचे चल के कि किस तरह से इन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, एंड टेक्निकल यानी कि जो अकाउंट्स वगैरह में, फाइनेंस में प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, तो ऐसे 2 लोगों को अपॉइंट किया जाएंगे इसके ऊपर, और फिर इनके बेंचेस बनेंगे और ये बेंचेस फिर केस को सुन के डिसीजंस देंगे। एंड इट इज बीइंग सेट अप टू ब्रिंग ऑल लॉसूट्स पर्टेनिंग टू कंपनीज अंडर वन बॉडी। अभी देखो सब अलग अलग थे, तो सब एक ही उसके अंदर अभी आ जाएंगे। देन ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम सीएलबी टू एनसीएलटी। In exercise of the powers conferred under Companies Act of 2013, the central government hereby appoints 1st day of June 2016 on which all matters or proceedings or cases pending before the Board of Company Law Administration, यानी Company Law Board, shall stand transferred to NCLT. तो 1 जून 16 को जितने भी केसेस CLB के पास पेंडिंग थे, जो पड़े हुए थे, वो सब इधर ट्रांसफर हो जाएंगे NCLT के अंदर, and it shall dispose of the matters in accordance with the Companies Act. ठीक है, तो वो सारे जो केसेस है वो सब इधर ट्रांसफर हो गए 1 जून 2016 से। Then applicability of certain sections of the Companies Act with respect to NCLT. तो ये वो सारे सेक्शंस है जहां पर NCLT के प्रोविजंस दिए, यानी अपील का राइट NCLT के पास दिया हुआ है, तो वो सब अभी लागू हो जाएंगे, and you have to go to NCLT instead of going to CLB.
तो ये तो रेफरेंस के लिए है, एक बार उसको पढ़ सकते हैं आप, ऑल द सेक्शंस आई मेंशन्ड देयर। फिर बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल भी कहां कहां पे बने हैं वो भी दिया है, ये भी जनरल नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम में नहीं आने वाला कि कितने बेंच और कौन से बेंच में कौन से एरियाज आते हैं, ये आपसे नहीं पूछने वाले, लेकिन एक बार इसको भी पढ़ के रखो। बेंचेस ऑफ द ट्राइब्यूनल तो अलग अलग है और उनके ज्यूरिसडिक्शनल एरियाज दिए हैं। तो जैसे कि न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली में एक तो मेन बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है, और उसके अलावा एक न्यू दिल्ली बेंच भी है जिसके अंदर में हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली के जितने भी केसेस होंगे वो सब आएंगे। फिर अहमदाबाद में है जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा एंड नागर हवेली का जो यूनियन टेरिटरी है एंड दमन एंड दीव, ये सारे उसके ज्यूरिसडिक्शनल एरियाज में आएंगे। यानी ये एरिया के जो भी कंपनीज रजिस्ट्रेशन वाले हैं, इनके जो केसेस है वो सब यहां पे आएंगे, अहमदाबाद बेंच। फिर वैसे इलाहाबाद बेंच है, बेंगलुरु बेंच है, फिर चंडीगढ़ है, चेन्नई, गुवाहाटी, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। फिर हैदराबाद में है, कोलकाता में है और मुंबई में है। तो इतने बेंचेस अभी तक बनाए गए हैं, कवरिंग द होल ऑफ इंडिया। तो ये सब जनरल नॉलेज के पॉइंट्स है। अब हम शुरू करते हैं मेन टॉपिक से, डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन में चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये कोई काम की नहीं है, यहाँ एक बार पढ़ के छोड़ देना है। चेयरपर्सन यानी जो चेयरपर्सन, जो मेन हेड होता है उसको चेयरपर्सन कहते हैं। फिर जुडिशियल मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड एज सच यानी एज अ जुडिशियल मेंबर एंड इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन। फिर मेंबर का मतलब है उसमें दोनों आ गए, टेक्निकल एज वेल एज जुडिशियल मेंबर। और प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब्यूनल एंड टेक्निकल मेंबर मींस अपॉइंटेड एज सच यानी एज अ टेक्निकल मेंबर, जिनका अपॉइंटमेंट होता है उनको टेक्निकल मेंबर्स कहते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, यहां से एक्चुअल अपना शुरू होता है टॉपिक। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपन ने देखा बन गया है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जो हमने देखा नोटिफिकेशन भी आ गया है, 1 जून 2016 से लागू हो गया। एंड शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट and such number of judicial and technical members as the government may deem necessary to be appointed by notification। तो एक प्रेसिडेंट रहेगा इसमें और फिर बाकी बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे। मेंबर्स में दो कैटेगरीज के होंगे, जुडिशियल एंड टेक्निकल। जुडिशियल यानी लॉ एक्सपर्ट्स, टेक्निकल यानी जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, तो इन दोनों को मिलाकर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फंक्शन क्या है उनका? To exercise and discharge such powers and functions as conferred on it by or under this act or any other law for the time being in force। एक तो ये एक्ट में 2013 का जो एक्ट है इसके अंदर जो पावर्स उनके हैं वो एक्सरसाइज करेंगे, और उसके अलावा और भी कोई लॉ में अगर लिखा है कि केस विल गो टू एनसीएलटी तो वो भी फिर यहां पे आएगा, ये भी इनके फंक्शन के अंदर में आएगा। फिर क्वालिफिकेशंस क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन वाले पॉइंट्स आए, सेक्शंस यहां क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, तो प्रेसिडेंट के लिए लिखा है कि अ पर्सन हु इज और हैज बीन यानी अभी है या रहा है कभी जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years, यानी अभी जो हाई कोर्ट जजेस है, इतने सारे हाई कोर्ट के जजेस है, इनमें से किसी को अपॉइंट कर सकता है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब्यूनल, या फिर जो रिटायर्ड जजेस है, हैज बीन यानी रिटायर्ड जज, जो हाई कोर्ट का जज रहा था 5 साल के लिए, 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज। तो ऐसे किसी पुराने जज को या अभी वाले जज को, प्रेजेंट जो है, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जा सकता है। So obviously he will be a judicial member. President himself is a judicial member. ये जजेस सब लॉ एक्सपर्ट्स है ना, तो इसको जुडिशियल मेंबर कहेंगे। और उल्टा कहने का मतलब है कि जुडिशियल मेंबर को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। टेक्निकल मेंबर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट।
फिर जुडिशियल मेंबर, a person shall not be qualified for appointed as a judicial member unless he is or has been a judge of a high court or a district judge for at least 5 years or an advocate of a court for at least 10 years. तो देखो ये सब लॉ एक्सपर्ट्स हैं, तो जो हाई कोर्ट जज रहा है या है, अभी है या रहा है, इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट. अच्छा, इसमें कोई मिनिमम ईयर्स नहीं है, अभी अभी बनाया हाई कोर्ट का जज, तो वो यहां पे अपॉइंट हो सकते हैं एनसीएलटी में एज अ जुडिशियल मेंबर, उसको अपॉइंट कर सकते हैं. तो 5 साल की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट का जज है इतना ही काफी है, या रहा है कभी काफी, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी रहा हो. दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट जज है, देखो ये कोर्ट का जुरिसडिक्शन सब तो आप लोगों को मालूम होगा ना, देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन देयर इज हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट. डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट एक स्टेट का होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट होता है. तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसका 5 साल का टेन्योर होना चाहिए. इफ ही हैज सर्व्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ एनसीएलटी. यानी 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज. या फिर एडवोकेट्स, काली कोर्ट वाले जो एडवोकेट्स होते हैं, अगर उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस करने का, तो उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं. तो हाई कोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज 5 साल के एक्सपीरियंस वाला, या फिर एडवोकेट 10 साल के एक्सपीरियंस वाला. फिर टेक्निकल मेंबर में कौन आएगा? टेक्निकल मेंबर में आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूं, सीए, सीएस, ये सब इसमें आ सकते हैं. मैंने कहा ना, ये सब बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल नॉलेज रखने वाले लोग हैं. तो इनमें कौन कौन है? देखो, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ टेक्निकल मेंबर अनलेस ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ILS जिसको कहते हैं शॉर्ट में, और इंडियन लीगल सर्विस for at least 15 years, out of which at least 3 years shall be in the pay scale of the Joint Secretary to the Government of India or equivalent or above in that service. रटने का है, समझाने का कुछ भी नहीं है. अब ये इतना टेक्निकली लिखते हैं कि इसको याद कैसे रखें, है ना? तो बस आप इसके शॉर्ट्स में याद रखो, शॉर्ट फॉर्म में, कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस या इंडियन लीगल सर्विस जो है उसका मेंबर होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको वहां काम करे हुए, जिसमें से 3 साल जॉइंट सेक्रेटरी के पे स्केल पे होना चाहिए. 3 years एक्सपीरियंस एज अ जॉइंट सेक्रेटरी. देन ये बी पॉइंट समझ में आएगा आपको, याद भी हो जाएगा. इज और हैज बीन इन प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और अ कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर एटलीस्ट 15 years. 15 साल का एक्सपीरियंस एज अ सीए, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट. ये अपने काम का था. फिर सी, इज अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इज अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस of not less than 15 years in industrial finance, management or administration, reconstruction, company reconstruction जो होते हैं उसमें काम किया हुआ है उसने बहुत सालों से, 15 साल का एक्सपीरियंस है. इन्वेस्टमेंट, अकाउंटेंसी, लेबर मैटर्स or such other disciplines which are related to the management of the affairs including reconstruction, rehabilitation and winding up of companies. यानी कंपनी से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, जिसमें फाइनेंस आ गया, मैनेजमेंट आ गया, तो MBA होगा कोई जो प्रैक्टिस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है या बैंक में काम कर रहा है और कंपनी से रिलेटेड वर्क कर रहा है, कंपनी रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सब में काम किया है उसने, और 15 साल का एक्सपीरियंस रखता है, और साथ साथ में ही हैज अ गुड एबिलिटी, इंटेग्रिटी, सच्चा आदमी है, एंड स्टैंडिंग, बहुत साल का एक्सपीरियंस है उसको, और अच्छा स्टैंडिंग है उसका मार्केट में, अच्छा नाम कमा के रखा है, तो फिर ऐसे लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हैं. सो ही मे नॉट बी अ चार्टर अकाउंटेंट, ही मे नॉट बी अ कंपनी सेक्रेटरी, बट ही हैज गॉट दिस स्टैंडिंग, देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ
टेक्निकल मेंबर, यानी बेसिकली इंडस्ट्री वाले लोग। तो पहला जो है वो गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग हो गए, याद रखने के लिए देखो ये गवर्नमेंट सर्विस हो गए। दूसरे CACS हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, NCWA, आजकल CWA नहीं बोलते उसको, भी CMA बोलते हैं या CH बोलते हैं। तीसरे नंबर पे कौन है, इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हु हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर 15 years कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में। और चौथे नंबर पे है is or has been a presiding officer of a labor court, labor tribunal or national tribunal constituted under the Industrial Disputes Act 1947 for at least 5 years। यानी लेबर लॉ में जिसने काम किया हो, लेबर से रिलेटेड जो कोर्ट्स होते हैं उसमें काम किया हो, तो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये लेबर। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा, देखो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगा कि सारे CA लोगों को उठा के लगा दिया। सपोज दे आर अपॉइंटिंग ऑल ओवर इंडिया, देखो इतने सारे ब्रांचेस आई मीन टू से बेंचेस बोलते हैं उसको, नॉट ब्रांचेस, इतने सारे बेंचेस हैं। अब सब मिला के पूरे इंडिया में मिला के अगर ये ट्राइब्यूनल में 50 लोगों को एम्प्लॉय किया, मान के चलते 50 टेक्निकल मेंबर्स, फिर जुडिशियल मेंबर्स अलग टेक्निकल, तो अगर 50 अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ A कैटेगरी वाले करेंगे, कुछ CACS को करेंगे, कुछ इंडस्ट्री के करेंगे, और कुछ लेबर से रिलेटेड लॉस के जो जानकार है, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनको करेंगे। सो दैट द ट्राइब्यूनल हैज ऑल टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, ऑल टाइप ऑफ पीपल विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ताकि जो मैटर्स डिसाइड करने पड़ते हैं, लेबर मैटर आ सकता है, कितने सारे मैटर्स आ सकते हैं ना ट्राइब्यूनल के सामने, तो हर इंडस्ट्री का एक एक्सपर्ट होना चाहिए। इसलिए इतने सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ लोग इसमें रहेंगे। तो ये 4 वर्ड बेसिकली आप याद करो, फिर उसके अंदर आप अपना दिमाग लगा के लिख देना। नोट, in computing the period for which a person has been an advocate of a court, there shall be included any period during which the person has held judicial office or the office of a member of a tribunal or any post under the union or state requiring special knowledge of law after he becomes an advocate। यानी ये क्या है कि पर्सन एडवोकेट बना, फिर वो पहले गवर्नमेंट जॉब में गया, गवर्नमेंट लीगल सर्विस जो है, लीगल सर्विसेज जो है उसके अंदर चले गया, वहाँ 6-7 साल काम किया, फिर वहाँ से रिटायर हुआ, फिर प्रैक्टिस में आया और प्रैक्टिस में और 6 साल काम किया, तो फिर इसका टोटल एक्सपीरियंस जो अपने को देखना है, तो वो अपन ये दोनों को मिलाकर देखेंगे। इन वॉट एवर टर्म ही हैज सर्व्ड हियर विद द यूनियन और द स्टेट और इन द ट्राइब्यूनल प्लस इन प्रैक्टिस, तो दोनों मिलाकर अपन देखेंगे। तो ऊपर में जो देखा हमने कि उतना एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, तो वो दोनों को मिलाकर देखा जाएगा। तो वो एक सिंपल पॉइंट है। फिर उसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अभी तक हमने क्या देखा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो नीचे का है, अब उसके ऊपर होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। जो NCLT ऑर्डर्स पास करता है उसके अगेंस्ट फिर अपील कहां होती है, यहां होती है अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा और उसमें कौन लोग अपॉइंट होंगे और उनके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, तो वो अपन देखते हैं। तो देखो NCLAT इसको बोलते हैं, NCLAT shall consist of a chairperson, यानी एक चेयरपर्सन रहेगा, and यानी प्लस such number of judicial and technical members। तो इसमें भी जुडिशियल एंड टेक्निकल रहेंगे, जैसे वहां पे जुडिशियल एंड टेक्निकल थे वैसे यहां पे भी रहेंगे। Not exceeding 11 as the government may deem fit। तो NCLT में ऐसा कोई नंबर नहीं दिया था, वो तो वहां लिखा था as the government deem fit, तो वहां कितने भी हो सकते, लेकिन यहां पर एक अपर लिमिट है which is 11। तो ये जो 11 है ये जुडिशियल प्लस टेक्निकल, अकाउंटेंट भी इसको बोलते हैं अपन, लेकिन लेट्स राइट टेक्निकल, JT, J प्लस T मिलाकर 11, तो टोटल होंगे 12। एक चेयरपर्सन और 11 मेंबर्स। वो मेंबर्स में से कुछ जुडिशियल रहेंगे और कुछ टेक्निकल रहेंगे। कितने जुडिशियल कितने टेक्निकल ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा एज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
और इनका फंक्शन क्या है, देखो एनक्लैट का फंक्शन क्या है, एनसीएलटी के जो ऑर्डर्स है उसके अगेंस्ट जो अपील्स होंगी उसको सुनना और डिसाइड करना। तो फंक्शन में दिया हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल। ये ट्राइब्यूनल कौन है, एनसीएलटी। फिर उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, देखो तो वहां लिखा है चेयरपर्सन जो है उसके क्वालिफिकेशंस है अ पर्सन हु इज और हैज बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। इज अगेन इज या हैज बीन इन ए प्रेजेंट या पास्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है या फिर हाई कोर्ट का नॉर्मल जज नहीं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रहा है उनको यहां अपॉइंट कर सकते हैं। ही हैज बीन और इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर एनी जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर जुडिशियल मेंबर्स कौन रहेंगे, पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और इज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर 5 years। तो जुडिशियल मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल फॉर 5 years अभी तो नहीं आएगा, 16 में तो स्टार्ट हुआ है ट्राइब्यूनल, तो अभी 5-10 साल जब हो जाएंगे तो फिर एनसीएलटी के जो मेंबर्स रहेंगे जिन्होंने काम कर लिया 5 साल काम कर लिया एनसीएलटी पे, उनको फिर प्रमोशन दे करके एनसीएलएटी में अपॉइंट कर सकते हैं यहां से वहां 5 साल के बाद। तब तक के लिए तो हाई कोर्ट के जजेस को ढूंढ के लाना पड़ेगा। ठीक है, और टेक्निकल मेंबर्स में कौन रहेंगे, अ पर्सन ऑफ प्रूवन एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 25 years in various specified disciplines related to management, conduct of affairs, revival, rehabilitation and winding up of companies। तो इसमें सीए सीएस वगैरह सब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, लेकिन उनको ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑल दीज फील्ड्स, डिसिप्लिन्स ऑफ मैनेजमेंट, द कॉन्डक्ट ऑफ अफेयर्स। तो कोई कंपनी के सीईओज जैसे होते हैं उनको ये सब नॉलेज है तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन 25 years का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, सालों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 25 years। फिर आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब्यूनल एंड चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो होंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके कंसल्टेशन, तो वहां लिखा था ना गवर्नमेंट कैन अपॉइंट, तो अपॉइंट तो गवर्नमेंट ही करेगा लेकिन विद कंसल्टेशन, यानी सीजीआई और गवर्नमेंट बैठ करके डिसाइड करेंगे। फिर मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल एंड टेक्निकल मेंबर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है तो वो होंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। तो इनके लिए एक सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट होंगी, वो सिलेक्शन कमिटी इनको चूज करके अपॉइंट करेंगे, इंटरव्यू लेकर के अपॉइंट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब्यूनल जो है, ट्राइब्यूनल में प्रेसिडेंट है, ठीक है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन जो हेड है प्लस जुडिशियल मेंबर्स, इनको अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ट्राइब्यूनल के सारे मेंबर्स चाहे वो जुडिशियल हो चाहे टेक्निकल हो, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के टेक्निकल वाले जो है इनको सिलेक्शन कमिटी जो है वो अपॉइंट करेगी। फिर सिलेक्शन कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन दिया है इसीलिए तो इतना टाइम लगा ना, 10-12 साल जो लगे, लॉ में तो बहुत साल पहले आ गया था एनसीएलटी और अभी जाके 2016 में फॉर्म हुआ। क्यों? ये उसका रीजन है। पहले सिलेक्शन कमेटी बनाओ, फिर वो सिलेक्शन कमेटी में कौन अपॉइंट होगा वो देखो, तो ये सब करने में वक्त तो लगता है ना, 8-10 साल नॉर्मल टाइम है। पहले सिलेक्शन कमेटी बनाओ, फिर उसको बोलो कि अब तुम अपॉइंट करो लोगों को, तो ये सब चक्कर रहते हैं। एंड यू नो ऑल पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड एंड ब्यूरोक्रेसी, तो इतनी जल्दी तो काम होता नहीं है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी क्या है, उसमें लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, ये चेयरपर्सन रहेगा सिलेक्शन कमेटी का।
फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक मेंबर रहेगा। कोई भी एक चीफ जस्टिस को लाओ या फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लाओ। नॉर्मल जज भी नहीं बोला, सीनियर जज। अब सीनियर कब बनता है तो मालूम नहीं, कितने साल बाद उसको सीनियर बोलते, आई डोंट नो। एग्जाम में आया तो सीनियर जज लिखने का। देन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए का सेक्रेटरी। देन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदमी सेक्रेटरी, एक लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी और एक एमसीए का सेक्रेटरी। ये ब्यूरोक्रेट्स, ये तीनों ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे। ये दोनों जुडिशियल सिस्टम वाले रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीनियर जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल बी द कन्वीनर। तो ये जो है ना, ये ऊपर में जो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, ये कन्वीनर रहेगा इस सिलेक्शन कमेटी का। कन्वीनर का काम क्या होता है? मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने का। तो ही विल बी कॉल्ड एज द कन्वीनर। Then functioning of selection committee, determine the procedure for recommending persons for appointment of members tribunal and technical members of appellate tribunal। जो ऊपर देखा वो इनका काम है। तो ये वो सिलेक्शन करेंगे और रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को कि इनको अपॉइंट कर सकते हो। And no appointment of members shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution of selection committee। कहने का मतलब ये जो सिलेक्शन कमेटी अपन ने देखी, इसमें अगर कोई वेकेंसी है, एक आध आदमी इसमें से मर गया और उसकी जगह दूसरे को अपॉइंट नहीं किया वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलो एक आध दो एब्सेंट है, बाकी लोगों ने एक का नाम रिकमेंड कर दिया कि फारूक हक इज द बेस्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल। ही हैज गॉट स्टैंडिंग, देखो खड़े हैं बेचारे, ही हैज गॉट इंटेग्रिटी, इनसे ज्यादा कोई शरीफ आदमी है ही नहीं दुनिया में, आई मीन इंडिया में तो नहीं है। एंड एबिलिटी भी है, काम करने की इच्छा भी रखते हैं, एंड ह्यूज एक्सपीरियंस इन कंपनी लॉ एंड ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स। तो मेरा नाम इसमें से, ये कमेटी बराबर बनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया, गवर्नमेंट ने मेरे को अपॉइंट कर दिया। बाद में पता चला कि कमेटी का फॉर्मेशन ही गलत था, तो क्या मेरा अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा उधर में? नहीं। तो वो यहां लिखा है कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन से मैं अपॉइंट हो गया ट्राइब्यूनल में एज अ मेंबर, तो मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड नहीं होगा ऑन द फैक्ट दैट देयर वाज अ वैकेंसी इन दिस सिलेक्शन कमेटी। अब मेरा जो दूसरा दावेदार था जिसको ट्राइब्यूनल का मेंबर बनना था, उसने फिर केस डाला मेरे अगेंस्ट कि नहीं फारूक का अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, उसको हटाओ। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी बराबर से नहीं बनी थी। तो कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट उसका जो केस है वो उड़ा देगा, बोलेगा लॉ में लिखा है देखो। तो गवर्नमेंट भी लिख के रखता है कि हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी में वैकेंसी हो सकता है कि वो बराबर कॉन्स्टिट्यूटेड ना हो, लेकिन उन्होंने किसी का नाम रिकमेंड कर दिया और गवर्नमेंट ने उस आदमी को अपॉइंट कर दिया, तो वो अपॉइंटमेंट वैलिड ही रहेगा, इट विल नॉट बिकम इनवैलिड। अच्छा पॉइंट है। सो फारूक हक विल रिमेन ऑन द ट्राइब्यूनल। फिर आगे बढ़ते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, कितने साल तक ये काम करेंगे और इनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी? तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक अपॉइंटमेंट वाला, फिर एक ये। तो देखो प्रेसिडेंट है, टर्म ऑफ होल्डिंग ऑफिस इन केस ऑफ ट्राइब्यूनल। पहले ट्राइब्यूनल देखते हैं। इसमें जो प्रेसिडेंट है ये अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 67 ईयर्स, तो उसका रिटायरमेंट एज होगा 67 ईयर्स। पहले तो सुप्रीम कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज ही क्या है 60 साल में तो बनते हैं, फिर उसका यहाँ अपॉइंटमेंट होगा, तो यहाँ चलेगा अप टू द एज ऑफ 67, दैट्स इट। देन मेंबर अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 67 ईयर्स, उसमें भी सेम है 67। और अपॉइंटमेंट जो है वो लिखा है 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स हिज ऑफिस, यानी एक बार उसको अपॉइंट किया तो 5 साल के लिए होता है उसका अपॉइंटमेंट। एंड एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years, एक और टर्म उसको दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये एज के अंदर हो।
यानी अगर किसी को अपन ने 40 साल में अपॉइंट कर दिया तो एक बार अपॉइंट करेंगे तो 40 से 45 पहुंचेगा, फिर एक बार कर देंगे तो 45 से 50 पहुंचेगा, बस फिर उसको जाना पड़ेगा। तो 2 टर्म मिलेंगे आपको, और अगर उसके पहली एज ऑफ 67 आप पहुंच जाते हो तो वहां आपको रिटायर होना पड़ेगा, सिंपल। तो 2 टर्म्स और 67 years of age, whichever is earlier, you can say. फिर एक्सेप्शंस में दिया है कि a person who has not completed 50 years of age not eligible for appointment as member. तो मेरा एग्जाम्पल जो 40 साल वाला था वो जरा गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं, 50 ले लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो 40 की जगह 50। तो आई वॉज एट द एज ऑफ 52 years व्हेन आई वॉज अपॉइंटेड, तो वहां से 10 साल चलूंगा, 52 से 62, 2 टर्म्स आई कैन हैव 5 years। तो यहां लिखा है, ये अंडरलाइन कर लो, नॉट कंप्लीटेड 50 years ऑफ एज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर। तो 50 के नीचे वाले जो लोग हैं उनको अपॉइंट नहीं कर सकते, अच्छी बात है। सेकेंडली, member may retain his lien with his parent cadre or ministry or department while holding office for a period not exceeding 1 year. इसको भूल जाने का, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे और इस पे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन समझा देता हूं क्या है। What it means is कि देखो, गवर्नमेंट में जैसे डिस्ट्रिक्ट जज था, मान लो डिस्ट्रिक्ट जज था, उसको उठा के यहां अपॉइंट कर दिया मेंबर, जुडिशियल मेंबर। अब यहां से जब वो छोड़ेगा, मान लो कि ही लीव्स आफ्टर 7 months, तो ही विल हैव लीन ओवर हिज पेरेंट कैडर। का मतलब ये है कि यहां से वो छोड़ेगा तो वापस जाएगा कहां, वहीं डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पे वापस चले जाएंगे। तो जहां से आया था, जिस पोस्ट पे वो था, ये गवर्नमेंट वालों के लिए जो गवर्नमेंट पोस्ट पे रहते, उनको उठा के यहां अपॉइंट किया। अब यहां तो ये सब है ना, 5 साल फिर तो जाना पड़ेगा, तो जाएगा तो वापस कहां जाएगा, ये बेघर हो जाएगा क्या, इसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म? अरे नहीं, he will go back to his parent cadre। यानी गवर्नमेंट के कैडर्स होते हैं ना, जहां से वो था, जिस पोजीशन पे था, जहां से आया, तो वापस उसी पोजीशन पे जाएगा। तो उसको कहते हैं ही हैज अ लीन, यानी वो जो ऑफिस था उसका, उस पे उसका लीन होता है, यानी ही विल गेट बैक हिज ऑफिस, ओरिजिनल ऑफिस। तो ये बहुत टेक्निकल नेचर का पॉइंट है, एग्जाम में नहीं आने वाला। देन अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं नेक्स्ट। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो चेयरपर्सन होता है उसका टाइम 67 years तक है, 70 years तक है उसका एज लिमिट चेयरपर्सन का, और जो बाकी मेंबर्स है उनका 67 years है, बाकी लोगों का 67 है। बाकी सेम है, 5-5 साल के लिए उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, और एक्सेप्शन में भी वही है, पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 50 years कैनॉट बी अपॉइंटेड, 50 के नीचे आप अपॉइंट नहीं हो सकते, एंड मेंबर मे रिटेन हिज लीन ओवर द पेरेंट कैडर और मिनिस्ट्री। तो वो सेम है, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है यहाँ कि चेयरपर्सन को 70 साल तक का टाइम दिया है, और वहां जो प्रेसिडेंट था ट्राइब्यूनल में उसमें 67 years था, लेकिन यहाँ उसको 70 years तक का दिया है। बाकी 5-5 साल का अपॉइंटमेंट है। फिर यहां से चिल्लर पॉइंट्स है, सैलरी क्या देंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितना सैलरी देना इनको। एंड सैलरी अलाउंसेस अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स नॉट टू बी वेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि पहले तो जो भी प्रिस्क्राइब होगा उस पर अपॉइंट करो। नंबर 2 कि उसको वेरी नहीं कर सकते टू हिज डिसएडवांटेज, यानी कि उसको पहले बोला कि देख 50,000 रुपए देंगे तुमको, आ जाओ, आ गया, वो अपॉइंटमेंट हो गया, फिर बोलेंगे अगले महीने अब तुम्हारी सैलरी कम कर दी है 40,000, ऐसा नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज का मतलब है कि उसको कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ा सकते क्या, यस बढ़ा सकते हो, यू कैन इंक्रीज हिज सैलरी बट यू कैन नॉट रिड्यूस हिज सैलरी आफ्टर अपॉइंटमेंट। फिर आता है एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट था खिसक गया, टपक गया, हो गया,
तो फिर जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहता है उसके बाद उस आदमी को हम एक्टिंग प्रेसिडेंट या एक्टिंग चेयरपर्सन बनाते हैं टिल द टाइम द गवर्नमेंट फिल्स दैट वैकेंसी विथ अ न्यू अपॉइंटमेंट। तो उसको कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। जैसे प्रिंसिपल होता है ना कॉलेज में, प्रिंसिपल मर गया तो क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल को काम दे देते, अब तुम प्रिंसिपल बन जाओ जब तक कि हम नया प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं करते। सो ही इज कॉल्ड एज एक्टिंग प्रिंसिपल। तो वैसे क्रिकेट टीम में भी होता है ना, जो कैप्टन है वो गया इंजर हो गया टूर पे, ऑस्ट्रेलिया टूर पे धोनी इंजर हो गया, तो विराट कोहली को बना दिया कि अभी तुम बन जाओ, तुम वाइस कैप्टन थे, नाउ यू एक्ट एज अ कैप्टन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टूर। ऐसा रहता तो वो दिया है उसमें देखो। तो वैकेंसी इन ऑफिस एक्सप्लेन किया है, वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब्यूनल और चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, खिसक जाना या रेजिग्नेशन, वो रिजाइन करके भी जा सकता है, और अदरवाइज पागल वागल हो गया जो भी है देन द सीनियर मोस्ट मेंबर जो है शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल और द चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। कब तक? until the date on which a new president or chairperson is appointed in accordance with provisions of the act, enters his office to fill such vacancy। तो गवर्नमेंट ने फिर नया अपॉइंटमेंट किया और नया जिसको अपॉइंट किया वो आएगा अपने ऑफिस में, तो जिस दिन वो ऑफिस में आएगा उस दिन हम उसको टेबल का ड्रॉअर का की दे करके एक्टिंग प्रेसिडेंट बाहर हो जाएगा। सिंपल। Then discharge of functions. When president or chairperson is unable to discharge his function, owing to absence, illness or any other cause। अब ये क्या है, ये दूसरा पॉइंट। इसमें जो प्रेसिडेंट है मरा नहीं है, अरे फॉरेन घूमने गया है, कुछ काम से गया है, पर्सनल टूर, विजिट, फैमिली विजिट वगैरह वगैरह, बेटी की शादी है छुट्टी लेके गया, बेटी की शादी है, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो छुट्टी लेके गया है, अभी 20 दिन 25 दिन की छुट्टी लेके गया है प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, तो उस टाइम के अंदर किसी न किसी को तो एक्ट करना पड़ेगा ना। तो फिर वहां लिखा है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है ही विल नाउ एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन टिल व्हेन, टिल द टाइम द ओरिजिनल प्रेसिडेंट कम्स बैक। जब वो ऑफिस वापस ज्वाइन कर लेगा तो ये एक्टिंग वाला बाहर निकल जाएंगे। सिंपल। The senior most member shall discharge the functions of the president of the tribunal or the chairperson of the appellate tribunal until the date on which the president or the chairperson resumes his duties। वो वापस आ गया तो वापस वो चले बैठ जाएगा और जो एक्टिंग वाला था वहां से हट जाएगा। फिर आता है रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स रिजाइन कैसे करेंगे और कर सकते हैं क्या, तो उसमें लिखा है कि रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट और मेंबर may resign his office by notice in writing under his hand, यानी हैंड रिटन होना चाहिए resignation, addressed to the central government, unless he is permitted by central government to relinquish his office sooner, shall continue to hold office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice, or until a person duly appointed as his successor enters upon his office, or until the expiry of the term of office, whichever is the earliest। अभी क्या मतलब है, बीच में थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंस को मैंने ब्रेकअप किया है, लेकिन समझाता हूँ क्या इसका मतलब है। यहाँ तो लिखा है कि आप रिजाइन कर सकते हो, क्या करना है, नोटिस राइटिंग में देना है, तो मैं राइटिंग में लिखूंगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल या चेयरपर्सन या मेंबर वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम दिस डेट। अब मैंने बोला मैं भैया 7 जनवरी से जा रहा हूं, आई एम रिजाइनिंग, संन्यास ले रहा हूं मैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे अरे अचानक कहां जा रहे भैया, जरा रुको, थांबा नहीं मराठी में बोलते, रुक जाओ, वेट, अरे तुम ऐसे कैसे जा रहे हैं भैया, तुम्हारा कामकाज कौन करेंगे इधर, रुको। कहां तक रुको? जब तक हम तुम्हारी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट नहीं कर देते भैया, और वो तुम्हारी जगह लेने के लिए नहीं पहुंचता, तुमको काम करना पड़ेगा। ऐसे कैसे जा रहे?
जैसे अपन नॉर्मल कंपनी से भी रिजाइन करते तो 1 महीने का नोटिस तो देते ना, ताकि वो अपनी जगह किसी और को अपॉइंट कर ले इतने टाइम में। तो वैसा ही है। तो 3 महीने का नोटिस पीरियड कहते हैं इसको। तो 3 महीने इसलिए वहां दिया है कि या तो 3 महीने तुमको रुकना पड़ेगा रेजिग्नेशन देने के बाद, या अगर उसके पहले तुम्हारा सक्सेसर अपॉइंट हो गया और वो ऑफिस आ गया तो फिर अपन उसको चाबी देके निकल लेंगे, सिंपल। और अगर 3 महीने में नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो फिर अपन वैसे ही निकल लेंगे। भैया 3 महीने रुके, अब तुमने अपॉइंट नहीं किया, तुम्हारी गलती, अब देखो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे अब नाउ यू सी वॉट एवर यू डू आई एम गोइंग। तो 3 महीने, या फिर सक्सेसर जिस दिन ऑफिस में आ गया वहां तक, अगर वो 3 महीने के पहले आ जाता है तो, या फिर एक काम और हो सकता है, देखो 67 इयर्स का रिटायरमेंट एज है ना, तो मान के चलो, अभी तो देखो मैं वैसे तो 20 साल का हूं, लेकिन मान लो कि मैं 66 इयर्स 11 मंथ्स का हो चुका हूं, तो मेरे पास सिर्फ 1 महीना वैसे भी बाकी है जहां मेरा ऑफिस खत्म होने वाला है, टेन्योर इज गोइंग टू एंड एनीवेज, 1 महीना बाकी है। मैंने रेजिग्नेशन डाला, मैंने कहा नहीं करना 1 महीना काम, आई एम रिजाइनिंग टुडे। तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं रुको, हम तुम्हारी जगह दूसरे को करते अपॉइंट। अब बताओ मैं कब तक रहूंगा ऑफिस में? 3 महीने रहूंगा क्या? यानी वैसे तो उन्होंने बोला है 3 महीने तक रह सकते हो आप, या जब तक नया आदमी नहीं पहुंच जाता वहां तक, सक्सेसर। तो मैं कहूंगा अच्छा भाई ये तो साला अच्छा है, मेरा वैसे ही 1 महीना बाकी है, मैं रिजाइन करता हूं, रिजाइन कर दूंगा तो आई विल हैव टू स्टे अप टू 3 मंथ्स, यानी मेरा टेन्योर में बढ़ाना चाहता हूं अगर, तो इस तरह से करूंगा ना। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, until the expiry of your term of office in the normal course whichever is earliest। तो अगर मेरे बैलेंस टर्म 1 ही महीना बाकी है तो कैसे गिनेंगे अपन? 3 महीने, या सक्सेसर का पहुंचना, या 1 महीना whichever is earliest। यानी अगर 1 महीना हो गया और सक्सेसर नहीं पहुंचा तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो ये था रेजिग्नेशन। फिर है रिमूवल। गवर्नमेंट कैन थ्रो यू आउट, चल निकल। तो वो कैसे होगा देखो, और कब होगा, कौन से सिचुएशन में, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, रेजिग्नेशन पे भी आ सकता है, इसके ऊपर वाला जो सेक्शन देखा अपन ने। रिमूवल ऑफ मेंबर्स, कब गवर्नमेंट आपको धक्के मार के निकाल सकता है? तो उसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट और एनी मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल, या फिर चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके आपको निकाला जा सकता है सबको। देखो प्रेसिडेंट मेंबर, चेयरपर्सन मेंबर। कौन? नंबर 1, हु हैज बीन एडजज्ड एंड इंसॉल्वेंट। एक आध मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर उसको निकालना पड़ेगा ना इधर से। और has been convicted of an offense which in the opinion of the government involves moral turpitude। immoral crime में कॉन्विक्ट हो गया है, यानी उस पे जजमेंट पास हो गया है, जैसे कि डाउरी केस, रेप केस, मर्डर केस, बर्गलरी, चोरी चपाटी सब, इवन तुम्हारा ब्राइब लेना इज अ मॉरल टर्पिट्यूड केस। तो ये सब में अगर वो पकड़ा गया है जज यानी मेंबर, और उस पे कॉन्विक्शन का ऑर्डर आ गया है, ही हैज बीन कॉन्विक्टेड, तो फिर उसको जाना पड़ेगा। अब उसके पास एक ही चीज है कि वो पॉलिटिशियन बन सकता है, बाकी कुछ काम तो नहीं कर सकता, तो यहां से उसको अपन भगा देंगे। और हैज बीन फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज सच प्रेसिडेंट और मेंबर और चेयरपर्सन और मेंबर। फिजिकली इनकेपेसिटेटेड हो गया, यानी कि एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, कोमा में चली गया, पैरालिसिस हो गया, तो काम नहीं कर सकता ना। या मेंटली इनकेपेबल, मेंटल बीमारियां होती है ना, डिलीरियम, भूलने की बीमारी, और ये सब जो होती है, पार्किंसंस डिजीज हो गया, रोज केस सुनता है, फिर अगले दिन आता है, पूछता है अच्छा कल क्या हुआ था क्या बोले थे आप? अरे लॉयर्स भी परेशान हो जाएंगे, साला रोज इसको सुनाओ, रोज भूल जाता है, डिलीरियम में चली गया है, पार्किंसंस डिजीज हो गई, और बहुत सारी होती है ना वो मेंटल डिजीजेस। तो अगर वैसा है तो वो इनकेपेबल हो गया है, इसको हटाओ, सठिया गया है।
वैसे भी देखो ये तो ज्यादा होने के चांसेस है, 67 ईयर्स एंड 70 ईयर्स की एज वाले लोग हैं वहां, तो निकालना पड़ेगा। या फिर हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडिशियली हिज फंक्शंस एज सच प्रेसिडेंट और मेंबर और चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि जैसे कि रिलायंस का केस चल रहा है अभी ट्राइब्यूनल के पास और तुमने रिलायंस के ही शेयर्स खरीद लिए, अरे तो तुम तो इंटरेस्टेड पार्टी बन गए, या तुमने रिलायंस पे डायरेक्टरशिप का पोस्ट ले लिया, यू हैव बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो तुमको यहां से भगा देंगे। और ही हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन as to render his continuance in office prejudicial to public interest। ठीक है, अब्यूज हिज पोजीशन यानी जैसे ब्राइब लेना, करप्शन करना, तो करप्शन के चार्ज में पकड़ा गया, तो फिर उसको यहां से भगा देंगे। अब्यूज हिज पोजीशन या अपनी पोजीशन का गैर कानूनी उपयोग करना, कौन बोलते ना, हाई हैंडेडनेस बताना या ब्राइब लेना, पोजीशन का मिसयूज करना, अब्यूज कहते हैं उसको। तो ब्राइब इज द बेस्ट एग्जांपल हियर, वो लिख दो। तो उस केस में उसको अपन यहां से भगा देंगे। तो ये भी देखो 5 पॉइंट्स है, इसको आपको रटना है, 4 बार पढ़ के रखना है। फिर उसमें सस्पेंशन भी है सबसेक्शन 2 में, कि जब तक कि ये तुम्हारे अगेंस्ट में केस चलता रहेगा तो तब तक तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा, यानी इंक्वायरी जब होंगी तो तुमको सस्पेंड करके रखेंगे। तो वो उसमें लिखा है प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन या मेंबर्स जो है, इन रिस्पेक्ट ऑफ whom reference has been made to the judge of Supreme Court under subsection 2 until the central government has passed orders on receipt of the report of the judge of Supreme Court on such reference। यानी जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज केस की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक तुम्हें सस्पेंड करके रखेंगे। और फिर आगे लिखा है कि रेगुलेट बाय रूल्स द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन of misbehavior or incapacity of president and so on and so forth referred to under subsection 2। और नीचे एक्सेप्शंस में दिया है कि नो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर ऑन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी टू ई, जो अपन अभी देखे, विदाउट गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऑब्वियसली पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देंगे ना। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है, ही इज डिक्लेयर्ड। लेकिन मॉरल टर्पिट्यूड वाला केस है तो ये है तो वो है, तो वहां उसको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। एंड एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर एन इंक्वायरी मेड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन विच सच प्रेसिडेंट, member, chairperson or member has been informed of the charges against him and given reasonable opportunity of being heard against those charges। तो ये मेन है, इसके लिए फिर वो ऊपर में दिया। तो ये क्या है, ये इंक्वायरी, दिस इज हाउ द इंक्वायरी विल बी डन। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को रिफर करेगा और इसको बताएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस है और तुमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये जो पीरियड है ना बीच का, जहां उसको ये सब दिया जा रहा है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, इस पीरियड में उसको सस्पेंड करके रखेंगे। तो सस्पेंशन जो लिखा था ना, तो वो इससे रिलेटेड है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड he will be suspended from his office। और अगर वो बाइज्जत निकल गया तो वापस अपॉइंट कर देंगे, सस्पेंशन ऑर्डर रिमूव कर देंगे। और अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसको भगा देंगे, निकाल देंगे, सीधी बात। उसके बाद में फिर आता है स्टाफ ऑफ ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब स्टाफ अपॉइंट करेंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला है क्या? नहीं, एक बार पढ़ के रख देना। Central government shall provide tribunal and appellate tribunal with staff, that is officers and employees as it may deem fit। Clerk, बाबू लोग अपॉइंट होंगे। The officers and employees of the tribunal or the appellate tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the member administration of tribunal and chairperson of the appellate tribunal। अच्छी बात है। तो एक मेंबर को एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया जाएगा, तो वो उसके अंदर में सब क्लर्क वगैरह जो है वो काम करेंगे और उनकी सैलरी और अलाउंसेस जो होंगे वो भी डिटरमिन होंगे। तो लिखा है सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्शन देगा।
कोई काम का नहीं है, कट, नॉट टू बी रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है बेंचेस। तो बेंचेस कहां कहां और कैसे कैसे बनेंगे वो यहां दिया है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही देखा एक्चुअल बेंचेस कहां कहां पे बने हैं, है ना। तो ये उसका सेक्शन है 419 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ऑफ ट्राइब्यूनल टू बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। प्रिंसिपल बेंच विल बी एट न्यू दिल्ली, ये हमने देखा, प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है, टू बी प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल। एंड जो बेंचेस अब बने हैं इतने सारे, तो उसमें जो एक्चुअल जो जजेस बैठ के सुनवाई करेंगे तो वो 2 रहेंगे, देयर विल बी 2 मेंबर्स, जुडिशियल एंड टेक्निकल। इनके डेफिनेशंस हमने देखे थे और नोट में दिया है कि इट शैल बी competent for the members tribunal authorized to function as a bench consisting of single judicial member and exercise powers of tribunal in respect of such class of cases or such matters pertaining to such class of cases as the president may by general or special order specify। इसको कहते हैं सिंगल बेंच। तो नॉर्मल बेंच होता है डबल बेंच, डिवीजन बेंच भी कहते हैं, उसमें 2 लोग रहेंगे, एक जुडिशियल मेंबर और एक अकाउंटेंट मेंबर, टेक्निकल मेंबर, 2 लोग बैठ के सुनवाई करेंगे। लेकिन कभी कभी सिंगल बेंच भी बनता है, तो वो यहां स्पेसिफाई होगा, ट्राइब्यूनल विल स्पेसिफाई द क्लास ऑफ केसेस। तो क्लास ऑफ केसेस यानी कौन से केसेस को सिंगल मेंबर बेंच भी डिसाइड कर सकता है। तो ये मॉनिटरी लिमिट के ऊपर नॉर्मली फिक्स होते हैं कि अगर इतने अमाउंट से नीचे का मैटर है तो फिर अकेला एक सिंगल मेंबर उसको जज कर सकता है। और उसके बाद दिया है कि इफ इट एनी स्टेज ऑफ द हियरिंग ऑफ एनी सच केस और मैटर इट अपीयर्स टू द मेंबर दैट केस और मैटर ऑट टू बी हर्ड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स। तो अकेले को बिठा दिया, अब वो अकेला जब सुनवाई कर रहा है तो उसको लगा डर कि साला ये मैटर तो बहुत बड़ा है, मेरे हद से बाहर हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो जल्दी से बोलेगा कि नहीं नहीं इसमें और 2 मेंबर को सुनना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट को लिखेगा चिट्ठी, प्रेसिडेंट साहब यहाँ 2 मेंबर को अपॉइंट किया जाए, मैं अकेला am not able to hear and decide this case। तो वो प्रेसिडेंट को लिखेगा, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, देखो, ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट और रिफर्ड टू हिम फॉर ट्रांसफर टू सच बेंच एज द प्रेसिडेंट में डीम फिट। तो फिर प्रेसिडेंट बोलेगा कि ठीक है इसको ट्रांसफर कर दिया जाए केस को टू अ नॉर्मल डिवीजन बेंच जहां 2 लोग रहेंगे, या फिर इसको बोलेंगे कि तुम ही फलाने बेंच को ट्रांसफर कर दो। फिर उसके बाद आता है स्पेशल बेंचेस। स्पेशल बेंच यानी कि जहां 2 से ज्यादा मेंबर्स बैठ करके डिसाइड करेंगे। तो नॉर्मल बेंच 2 मेंबर्स, सिंगल बेंच 1 मेंबर एंड स्पेशल बेंच मोर देन 2 मेंबर्स, यानी मिनिमम 3 या उससे ज्यादा जब रहेंगे तो उसको कहेंगे स्पेशल बेंच। तो स्पेशल बेंच कौन से केस में बनता है, देखो, for disposal of any case relating to rehabilitation, restructuring or reviving of companies, यानी कि बेसिकली रिलेटिंग टू सिक कंपनीज। तो जो सिक कंपनीज को रिवाइवल का जो ये होता है ना, हमने सिक कंपनीज में पढ़ा था, तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो 2 से ज्यादा मेंबर्स का बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो उसको कहेंगे स्पेशल बेंच। तो वहां लिखा है, देखो, President shall constitute 1 or more special benches consisting of 3 or more members, majority being judicial members। यानी जुडिशियल एंड टेक्निकल 2 टाइप के मेंबर है, जेटी। तो अगर मान लो कि 3 मेंबर बेंच बना तो इट विल बी 2:1 अगर टोटल 3 है, और अगर 5 मेंबर बेंच बना तो इट विल बी 3:2। मेजॉरिटी हमेशा जुडिशियल की रहेगी, या इट कैन इवन बी 4:1, 4:1 भी चलेगा, 3:2 भी चलेगा, लेकिन 2:3 नहीं चलेगा। टेक्निकल मेंबर्स ज्यादा नहीं हो सकते, जुडिशियल मेंबर्स ज्यादा रहेंगे, टेक्निकल मेंबर्स कम रहेंगे। इसको मार्क कर लिया जाए, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशल बेंच, शॉर्ट नोट, 2 मार्क। इस तरह से है। फिर ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल आता है, सेक्शन भी देखो कितना अच्छा चुना है गवर्नमेंट ने, 420 420 ऑर्डर। खैर,
ट्राइब्यूनल में पास सच ऑर्डर्स एज थिंग्स वे गिविंग द पार्टीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑब्वियसली, तो उनको पूरा पावर है ऑर्डर्स पास करने का, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा उसके पहले। और आगे लिखा है कि इट कैन ऑल्सो अमेंड इट्स ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। तो अगर बाद में पता चला ऑर्डर तो पास हो गया, बाद में पता चला कि इसमें मिस्टेक है और वो मिस्टेक उसको समझ में आई या तो स्यूमोटो या जो पार्टीज है उन्होंने बताई, तो फिर उसके बेसिस पे वो 2 साल के अंदर within 2 years of the passing of the original order it can rectify यानी कि amend its order। तो लिखा है with a view to rectifying any mistake apparent from record or mistake brought to its notice by the parties। और रेक्टिफाई करने के बाद एक एक कॉपी दोनों पार्टी को दे दिया जाएगा, ऑब्वियस। ये भी सिंपल सेक्शन है। देन अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल आता है, तो ट्राइब्यूनल एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया तो उसके बाद नेक्स्ट अपील आप कहां करेंगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो वो दिया है। तो एनी पर्सन एग्रीव्ड यानी दुखी जो हुआ है बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल may prefer an appeal to appellate tribunal, and no appeal shall lie to appellate tribunal from an order made by tribunal with the consent of parties। यानी अगर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पार्टीज के कंसेंट से पास हुआ है, ट्राइब्यूनल ये मांडवली जैसा है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह में सेटलमेंट कमीशन होता है ना, वैसे वहां दोनों की बात सुन करके विद कंसेंट ऑर्डर रहता है, तो फिर उसमें अपील नहीं होता। तो वैसे यहाँ पे भी दिया है कि अगर ट्राइब्यूनल ने दोनों पार्टीज का कंसेंट लेकर के अगर ऑर्डर को बनाया है, दोनों ने अप्रूवल दिया कि हाँ ठीक है हम ऑर्डर को अप्रूव कर रहे हैं, तो फिर इसमें अपील नहीं हो सकता। सिंपल। फिर नॉर्मल कोर्स में जो अपील है तो उसका डेट वगैरह दिया, टाइम कितने टाइम में फाइल होना चाहिए, जो उसमें लिखा एवरी अपील shall be filed within 45 days from the date on which a copy of the order of tribunal is made available। यानी सर्विस के बाद, मेड अवेलेबल का मतलब है सर्व्ड, तो सर्व्ड जिस दिन होगा आपके ऊपर वहां से 45 डेज के अंदर अंदर अपील करने का है। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विथ प्रिस्क्राइब फीस, ठीक है, दोनों प्रिस्क्राइब रहेंगे। और एक्सटेंशन ऑफ पीरियड भी दिया है कि ट्राइब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज but within a further period not exceeding 45 days। इन ओरिजिनल 45 आपके पास है, प्लस एक्सटेंशन कितना हो सकता है? another 45 only if it is satisfied that the appellant, जो अपील करता है उसको अपीलांट बोलते हैं हम, was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the period। तो sufficient cause यानी कि कोई ठोस आपके पास कॉज होना चाहिए कि भाई मैं बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज था और बेड रिडन था इतने दिन, 2 महीने बेड रिडन था, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मैं अपील कैसे फाइल करता? हाँ ठीक है, दिस इज अ गुड कॉज। लेकिन आप कहोगे मैं सोया था घर पे और भूल गया था अपील फाइल करना और अब मेरे को याद आया तो मैं आया, नॉट अ गुड कॉज। ट्राइब्यूनल बोलेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के वापस जाओ और सो जाओ, नो अपील। तो सफिशिएंट कॉज होना चाहिए, गुड कॉज होना चाहिए, गुड रीजन। सफिशिएंट कॉज यानी देयर शुड बी अ गुड रीजन फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन 45 डेज। तो एक एक दिन एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई क्यों नहीं आए 45 डेज में, क्यों अपील फाइल नहीं हुआ, एक्सप्लेन करो। देन पासिंग ऑफ द ऑर्डर बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो अपील को फिर वो सुनेगा, सुन के डिसाइड करेगा, दोनों पार्टी को पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और फिर डिसीजन आएगा। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सेम रहते हैं जैसे अपन DTI DT दोनों में पढ़ते हैं। तो देखो, ऑन रिसीट ऑफ द अपील द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू अपील अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर thereon as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against। 3 तरह के ऑर्डर्स आएंगे। कंफर्म यानी कि जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया वो कंफर्म हो गया, बराबर है। मॉडिफाई यानी कि उसको चेंज करना, और सेट असाइड यानी खारिज कर देना, कैंसिल कर देना। एंड द कॉपी टू बी सेंट टू ट्राइब्यूनल एंड पार्टीज टू अपील। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल फिर एक कॉपी एनसीएलटी को भेज देगा और एक एक कॉपी पार्टीज को भेज देगा। सिंपल।
फिर आगे दिया है कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल बाय ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये दोनों को जल्द से जल्द ऑर्डर्स पास करने चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। तो वहां लिखा है टाइम पीरियड फॉर डिस्पोजल में लिखा है विद इन 3 months from the date of commencement of proceeding before tribunal or filing of appeal before the appellate tribunal। लेकिन ये जो टाइम रहता है ना 3 महीने दिया है, ये बाइंडिंग नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि 3 महीने में ऑर्डर नहीं बना तो आगे नहीं बना सकते। यहां लिखा रहता है कि वेरेवर पॉसिबल दे शुड एंडेवर टू कंप्लीट एंड पास एन ऑर्डर विद इन 3 months। सो दीज आर नॉट बाइंडिंग, हाँ वहां लिख के रख दो, not binding। So these are directory provisions, the time is directory in nature and not mandatory in nature। कभी भी अपील्स में टाइम मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि अगर मैंडेटरी रखे तो फिर क्या होगा कि अगर 3 महीने हो गए और ऑर्डर नहीं बना तो क्या वो बना ही नहीं सकते, क्या जस्टिस डिनाई हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। फिर आगे लिखा है कि अगर टाइम में नहीं हुआ तो क्या करने का है, तो देखो दिया ही है, नहीं हुआ तो डरने की बात नहीं, आगे भी होगा, लेकिन फिर रीजंस रिकॉर्ड करेंगे वो कि भाई क्यों हमने 3 महीने में कंप्लीट नहीं किया, क्या रीजंस थे उसके, तो बताएंगे उसमें कि एसएससी ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, तारीख पे तारीख लेते गया, वगैरह वगैरह, जो भी रीजंस है उसको लिखो। और उसमें लिखा है अपीलेट ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर नॉट डिस्पोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, पेटिशन, अपील and extend the period by not exceeding 90 days। तो 30 जो है वो डिस्क्रिशनरी है, उसको फिर 90 दिन से एक्सटेंड किया जाएगा, ये मैंडेटरी है। यहां लिख दो 30 डिस्क्रिशनरी एंड 90 मैंडेटरी। वहां लिखा है फिर 90 दिन एक्सटेंड कर सकते, उससे ज्यादा नहीं, 90 दिन के अंदर फिर कंप्लीट होना ही होना चाहिए। फिर आगे दिया है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे इसके बाद। तो अब देखो ये दोनों ट्राइब्यूनल्स आ जाने के बाद तुम्हारा सीएलबी भी खत्म हो गया और हाई कोर्ट भी खत्म हो गया। तो पूरे एक्ट में जहां जहां पे हाई कोर्ट रहता है ना, यू हैव टू अप्लाई टू हाई कोर्ट, हमने पढ़े थे वाइंडिंग अप में हाई कोर्ट, उसके बाद तुम्हारा ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशंस में हाई कोर्ट, तो वो सब हाई कोर्ट वाई कोर्ट अब हट जाएंगे, अब सीधा एनसीएलटी आएगा, एनसीएलटी के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल और उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो देखो सुप्रीम कोर्ट दिया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर आ जाने के बाद अगर तुम उससे एग्रीव्ड हो तो फिर कहां जाने का है? सुप्रीम कोर्ट में। फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days from the date of communication of the decision or order of appellate tribunal। अब अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो किसके ऊपर? ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये तो आप जानते ही है, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, इवन हाई कोर्ट में भी, लेकिन अब तो हाई कोर्ट हट गया है तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे नहीं होते, ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। फिर उसमें भी एक्सटेंशन दिया है कि सफिशिएंट कॉज अगर है आपके पास फॉर नॉट फाइलिंग विद इन 30 days, नहीं, पहले इसको 60 कर दो, तो 60 days ओरिजिनल टाइम है, और अगर 60 में तुमने फाइल नहीं किया तो फिर फर्दर 60 days का एक्सटेंशन मिल सकता है। सो इट कैन बी 60 + 60 एक्सटेंशन, सिंपल। फिर प्रोसीजर दिया है, तो उसमें लिखा है कि ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड by procedure laid down under Code of Civil Procedure 1908। Code of Civil Procedure में ये लोग बाइंडेड नहीं है, तो ये अपना प्रोसीजर खुद बना सकते हैं। But shall be guided, लिखा ही है देखो, but shall be guided by the principles of natural justice। Natural justice में क्या आता है? शो कॉज नोटिस देने का, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का और डिसीजन पास करने का, 3 बातें आती है। पहले शो कॉज नोटिस दो, फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, एंड देन पास एन order which has to be a speaking order। The order must be speaking order। Speaking order का मतलब
सारे उसमें जो क्या बोलेंगे रेशियो डेसिडेंडीज है, यानी रीजंस बिहाइंड द डिसीजंस, वो ऑर्डर में मेंशन्ड होने चाहिए। तो उसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। ऑर्डर शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, कंप्लीट होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। यानी सारे जो रीजंस है डिसीजन देने के पीछे, जो रीजंस है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो पूरी तरह से लिखना जरूरी है। तो ऐसा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से फॉलो करना है। एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड एनी रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, the tribunal and appellate tribunal shall have power to regulate their own procedure. They have the power to regulate their own procedure. वो खुद के प्रोसीजर्स बनाएंगे सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कंपनीज एक्ट में अगर कहीं पे लिखा है कि ऐसा ऐसा करने का है तो ट्राइब्यूनल वैसा वैसा करेगा, लेकिन उसके अलावा वो खुद का प्रोसीजर डिसाइड करेगा। एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो इनको बाइंड नहीं करता। सेकेंडली दिया है उसके अंदर कि ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट सेम पावर्स। इनके जो पावर्स है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बुलाने के पावर्स, फिर असेसी को बुलाने के पावर, असेसी यानी कि जो ऑफिसर्स वगैरह है कंपनीज के, फिर कंपनी को समन्स भेजना, उनको बुलाना, उनके जो क्या बोलते हैं सबमिशन से उसको रिकॉर्ड करना, तो ये सब ओथ पे उनका रिकॉर्ड करना, सबमिशंस, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा सब कुछ कुछ नहीं कहूंगा, वो सब। तो ये सब जो पावर्स कोर्ट के पास होते हैं ना, सिविल कोर्ट के पास जो पावर्स होते हैं, जो आप मूवीज में देखते हो, जज बैठता है और एक्सरसाइज करता है उसके सारे पावर्स, तो सेम पावर्स यहां पर ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी रहेंगी। तो वो यहां दिया है, shall have, tribunal shall have for the purpose of discharging its functions under this act same powers as are vested in a civil court. कोर्ट के पास जो होते हैं, जज के पास जो पावर्स होते हैं ना, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, while trying a suit in respect of the following matters, in respect of following matters। तो ये जो मैटर्स अब नीचे हम पढ़ेंगे, ये सारे पावर्स जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं, ये सारे पावर्स अपने ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो जजेस है उनके पास रहेंगे। क्या क्या है देखो, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। तो सबसे पहला पावर वही है, लोगों को बुलाना और उनको एग्जामिन करना। एग्जामिन यानी कि उनके जो सबमिशंस है उसको रिकॉर्ड करना, पूछताछ। एग्जामिनिंग यानी पूछताछ, बताओ ये क्या है, वो क्या है, और वो भी ओथ के ऊपर। तो सबसे पहले उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिसको हम बुला रहे, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया तो उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, उसको शपथ दिलवाएंगे, नोटों के बंडल रखेंगे उसके ऊपर, नए वाले 2000 के, और उसके ऊपर ओथ दिलवाएंगे, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा सब कुछ कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कसम खा के कहता हूं, है ना, ओथ। लक्ष्मी पे ओथ दिलाते लिखना मत एग्जाम में, जो कहिए, गीता पे ओथ दिलवाएंगे। लेकिन आजकल गीता को कोई मानता नहीं है, क्या है, लक्ष्मी चेंज कर देनी चाहिए, गॉडेस ऑफ ओथ शुड चेंज। लक्ष्मी पे कसम खा के कोई झूठ नहीं बोलेगा, है ना। एनीवे, आगे पढ़ते हैं। तो वो पहला पॉइंट, समनिंग यानी बुलाना, उसको समन्स भेजे जाएंगे कि आपको हाजिर होना है कोर्ट में फलानी तारीख को, तो उसको आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो फिर क्या होता है, फिर अरेस्ट वारंट इशू होता है। अगर आप समन्स को इग्नोर करोगे फिर अरेस्ट वारंट आता है, तो तुमको पकड़ के ले जाएंगे फिर। तो उसको कहते हैं एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, तुमको आना ही पड़ेगा, बुलाया तो आना ही पड़ेगा, नहीं आए तो अरेस्ट वारंट। नंबर 2, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, डॉक्यूमेंट्स बुलवाई जाएंगे तुमसे कंपनी से। देन रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, एफिडेविट्स फाइल करो। एफिडेविट्स यानी कि सॉलम अंडरटेकिंग्स। एक तो देखो खुद आके तुमको पूछताछ करेंगे, एक होता है एफिडेविट्स फाइल कर दो, तुम्हारा क्या बोलना है, तुम एफिडेविट फाइल करो, तो वो एफिडेविट्स फाइल कर सकते तुम। देन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस लाइक आरओसी। तो आरओसी से वो डॉक्यूमेंट्स बुला सकते हैं,
कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट वगैरह वगैरह जो भी सब फाइल है उधर, वो बुला सकते हैं, बिकॉज दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स. Then issuing commissions for the examination of witnesses or documents. Issuing commissions यानी कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाना. अब एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, बहुत बूढ़ा हो गया है, 96 ईयर्स, बेड रिडन है, वो आ नहीं सकता, हॉस्पिटल में सपोर्ट पे. अब उसको कोर्ट में कहां बुलाएंगे, ट्राइब्यूनल के ऑफिस में कहां बुलाएंगे, और वो भी दिखाना पड़े कितने सारे स्टेट्स को मिला के एक एक बेंचेस है. अभी वो इतनी दूर रहता है, 1000 किलोमीटर दूर है, उसको कहां बुलाएंगे. तो ये क्या करेंगे ट्राइब्यूनल के, एक दो लोगों का एक कमीशन बनाएंगे कि जाओ उसके घर और वहां जाकर के ये हॉस्पिटल में जाओ और उससे उसको एग्जामिन करके आओ, ये सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पूछो, उसके जवाब रिकॉर्ड करो, उसका अंगूठा लगवाओ, या साइन कर सकता है तो साइन करो और लेकर आओ, तो उसका एग्जामिनेशन करके आओ, या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लेके आओ, कंपनी के ऑफिस में जाओ, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लाओ, तो उसको बोलते हैं इशूइंग कमीशंस. कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेट करना. फिर रिव्यू इट्स डिसीजन, अपने डिसीजंस को बाद में रिव्यू कर सकते हैं. रिव्यूइंग का पावर इनके पास है, विच इज अ गुड थिंग. नॉर्मली रिव्यू का पावर नहीं होता, इनकम टैक्स वगैरह में हम देखेंगे ना, ट्राइब्यूनल्स तो रिव्यू पावर नहीं होता, लेकिन इनके पास है. दे कैन रिव्यू देयर डिसीजंस. रिव्यू करना यानी कि वापस से केस के आर्ग्यूमेंट्स को सुनना, रिविजिट करना, पुराने आर्ग्यूमेंट्स को खारिज करके नए तरीके सुनना और डिसीजन पे पहुंचना, उसको रिव्यू कहते हैं. रेक्टिफिकेशन अलग है, रिव्यू अलग है. रेक्टिफाई करना यानी कि मिस्टेक को सुधारना ऑर्डर में, रिव्यू करना यानी कि वापस से अप्रेज करना, पूरे आर्ग्यूमेंट्स को, सबमिशंस को, एविडेंसेस को वापस से सुनना, वापस से पूरा परखना, उसको रिव्यू कहते हैं. रिविजिटिंग द होल एविडेंस with a fresh mind and coming to a new conclusion, that is reviewing. Then dismissing a representation for default or deciding it ex parte. For default यानी तुमने एप्लीकेशन डाला और तुम गए ही नहीं, सुनवाई की डेट पे गई नहीं, तो रिजेक्ट कर देंगे, तो उसको कहते हैं डिसमिसिंग. या फिर डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, जो अपेलांट है वो तो गया, जो डिफेंडेंट है वो नहीं आया, 2-4 बार उसको नोटिस भेजा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो एक्स पार्टी डिसीजन दे देंगे. एक्स पार्टी यानी कि विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी, एक्स पार्टी. तो डिसमिस भी कर सकते हैं या एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं. अपेलांटिच नहीं गया तो डिसमिस हो जाएगा, और अपेलांट गया, रिस्पोंडेंट नहीं आया, तो एक्स पार्टी डिसीजन आएगा. देन सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, फिर उसको सेट असाइड करने को. तो जी से रिलेटेड इच एच है, तो क्या है कि मैंने अपील डाला था, फिर मैं ही नहीं गया, तो रिजेक्ट हो गया मेरा, डिसमिस हो गया. फिर मैं बाद में गया, मैंने बोला माफ कर दो साहब, मैं नहीं आया था, रीजन है मेरे पास, अच्छा मेरे को जेल में डाले थे, यूपी में इलेक्शन था, और मेरे को जब भी यूपी में इलेक्शन होता है मेरे को पहले जेल में डाल देते 2-4 महीने. तो ऐसा कुछ तो भी केस बनाओ, तो वो क्या करेंगे कि फिर आपका जो रिजेक्शन हो गया था, जो डिसमिस हो गया था, उसको रिवाइव कर देंगे. अच्छा चलो तुम्हारे पास अच्छा कॉज है, तो तुम्हारा जो केस डिसमिस हुआ था, चलो ठीक है वापस लेके आओ, रिवाइव करते हैं. तो सेट असाइड करना, सेट असाइड ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, तो उसको रिवाइवल भी कहते हैं. और द ऑर्डर पास एक्स पार्टी, जो एक्स पार्टी पास कर दिया था, क्यों, क्योंकि रिस्पोंडेंट नहीं आया था, और रिस्पोंडेंट बाद में आता, साहब माफ कर दो मैं नहीं आया था, वो ऐसा वैसा था मेरा केस. अच्छा कॉज है क्या, जेल में जाना अच्छा कॉज होता है यहाँ, तो उसको कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, हमने जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया था उसको खत्म करके, कैंसिल करके वापस से सुनवाई करते हैं. एंड एनी अदर मैटर, लास्ट में दिया है एनी अदर मैटर, जनरल पॉइंट. तो ये भी याद होगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला जो पॉइंट है ना, देयर इज अ चांस. What are the powers of the tribunal or appellate tribunal while disposing a suit या disposing of an application? तो what are the powers, तो ये लिखेंगे सारे powers. और फिर बाद में लिखा है कि any order made by tribunal or appellate tribunal may be enforced by that tribunal in the same manner as if it were a decree made by a court in a suit pending therein. And it shall be lawful for the tribunal or the appellate tribunal to send, in case of its inability to execute such order, to the court within the local limits of whose jurisdiction
in a case of order against the company, the registered office of the company is situated, or in case of order against any other person, the person concerned voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. अब इसका मतलब क्या है, देखो ये एनफोर्समेंट की बात, यानी ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर तो पास कर दिया है, अब ऑर्डर पास किया जैसे कि पेनल्टी लगा दिया या तुम्हारे ऊपर जेल डाल दिया, कुछ तो भी किया और तुमने पेनल्टी भरी नहीं, या कंपनी के ऊपर बोला कि कंपनी शुड पे द डिबेंचर होल्डर्स या वॉट एवर द ऑर्डर इज, और वो उसको नहीं कर रहे, तो फिर ट्राइब्यूनल के पास पावर्स है उसको एनफोर्स करने का। तो एनफोर्स करने का यानी फोर्सफुली ऑर्डर को कंप्लाई करवाने का। सो ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू एनफोर्स, एनफोर्स यानी फोर्सफुली उसको कहा जाए कि तुम करो, तुम फाइन भरो, तुम पेनल्टी भरो, तुम जेल में जाओ, तुम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करो, हमने बोला तो करने का है तो करो, एनफोर्स कराने का। तो 2-4 बार ये डिक्री देगा, भैया करो। अच्छा, फिर डिक्री का क्या होता है कि ऑफिसर को भेजते फिर बाद में, कंपलसरीली तुम पैसे लो और डिबेंचर होल्डर्स को बांटो, या कंपलसरी इसके घर पे खड़े हो जाओ और वसूल करके लाओ पेनल्टी, ऐसा होता है। और वो भी अगर फेल हो जाए, ट्राइब्यूनल के पास इतना मैन पावर कहाँ है, वो भेजेंगे एक बेचारे बाबू को, जा बाबू वहां जा, तो बाबू जाएंगे, साहब वो पेनल्टी भर दो, नहीं आता, चल निकल इधर। पॉलिटिशियन है वो बड़ा वहां मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको भगा दिया डंडे मार के, ये बेचारा वापस आएगा, ट्राइब्यूनल को बोलेगा मेरे को पड़ गई उधर, अब क्या करूं, तो ट्राइब्यूनल कहेंगे साला हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है। वैसे तो खैर पुलिस का सपोर्ट लेने का इनको राइट रहता है, लेकिन और एक पॉइंट यह है कि अब अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि हमारे हाथ से भी बाहर हो रहा है, एनफोर्स करना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो वो कोर्ट को फिर लिखेंगे, मैटर ट्रांसफर करेंगे कोर्ट के पास, वहां का जो लोकल कोर्ट है वहां पे मैटर ट्रांसफर होगा। तो लोकल कोर्ट कौन सा, तो कंपनी के अगेंस्ट अगर ऑर्डर है तो जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका, वहां के लोकल कोर्ट को भेज देगा मैटर कि आप वहां इन्फोर्स करो, हमारा आना पॉसिबल नहीं है, यू इन्फोर्स इट देयर। या फिर अगर अदर पर्सन जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर या ऐसे किसी के अगेंस्ट में ऑर्डर है, तो फिर वो जहां पे रहता है, वेयर ही वॉलंटरीली रिसाइड्स या डज हिज बिजनेस, या जहां वो कमाता है, जो भी उसका कमाने का जरिया है, वो जहां पर है उस जगह के कोर्ट को, उसको ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, तो वो ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट को लेटर लिखा जाएगा कि आप वहां पर इसके अगेंस्ट में एनफोर्स करो इस ऑर्डर को। फिर वहां बेलिफ वगैरह रहते हैं, कोर्ट के ऑफिसर्स, उनको भेजते हैं एनफोर्स करने के लिए। और आखिरी में एक पॉइंट दिया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ 193 and 228, and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code, and the tribunal and the appellate tribunal shall be deemed to be civil court for the purposes of section 195 and chapter 26 of the Code of Criminal Procedure 1973। अभी एग्जाम में पूछेंगे क्या, नहीं, तो ये जो पैरा है कट, ये बहुत ज्यादा ही टेक्निकल हो गया, ये लॉयर के काम का है, आपके और मेरे काम का नहीं है। ओके, देन पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहता है ना, वैसे कंटेम्प्ट ऑफ ट्राइब्यूनल भी होगा। ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया और तुमने मानने से इनकार कर दिया, तुमने कहा हट मैं नहीं मानता, कौन है तू ट्राइब्यूनल, हु आर यू, ट्राइब्यूनल बोले हमारे इसको ही तुम ये कर रहे, चैलेंज कर रहे, कंटेम्प्ट। तो उसमें क्या होगा देखो, तो उसमें लिखा ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल और मे हैव सेम ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स एंड अथॉरिटी इन कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स एज हाई कोर्ट। जैसे हाई कोर्ट को पावर्स है ना कंटेम्प्ट पे केस लगाने का, तो हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट ने अगर कुछ कहा कि ऐसा करो, तुम नहीं करोगे, तो हाई कोर्ट कंटेम्प्ट लगाता है कि हमारा कहना नहीं माना तुमने, हमको चैलेंज किया, हमारे अगेंस्ट गए तुमको 6 महीने की सजा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है, फाइन लगाना, जेल में डालना, जेल भी रहती है इसमें कंटेम्प्ट ऑफ केस में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट होने पर हाई कोर्ट के पास जो पावर्स होते हैं वो सेम यहां पे भी रहेंगे, सेम। और फिर दूसरे पॉइंट में वही दिया है कि एक्सरसाइज पावर्स
under the provisions of Contempt of Court Act of 1971, which shall have the effect subject to modifications that the reference to a high court shall be interpreted as including reference to tribunal and appellate tribunal, and reference to advocate general shall be interpreted as reference to such law officers as the government may specify in this behalf. यानी अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे हाई कोर्ट लिखा है कि हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट ऐसा ऐसा होगा, तो वहां ट्राइब्यूनल अपन मान के चलेंगे। यानी सेम एक्ट अपन यहां लगा रहे ना, तो हाई कोर्ट विल बी डीम टू इंक्लूड ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंड वहां एडवोकेट जनरल ऑफ हाई कोर्ट जो रहता है उसको सबमिशंस देने पड़ते हैं हाई कोर्ट के सामने। तो वहां पर यहां तो एडवोकेट जनरल नहीं है ट्राइब्यूनल में कोई, तो फिर यहां पर जो लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा उसको सबमिशंस देने पड़ेंगे। फिर डेलीगेशन ऑफ पावर्स में एक पॉइंट है कि ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज और एनी अदर पर्सन authorized by it to inquire into any matter connected with the proceedings or appeal before it and report to it on such matters. इंक्वायरी के लिए पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैटर्स आते हैं जब सामने केस चल रहा है तो उसमें इंक्वायरी वगैरह करने की जरूरत होती है ना, जाओ कंपनी में इंक्वायरी करके आओ, तो उसके लिए इनके जो ऑफिसर्स है ट्राइब्यूनल के और जो एम्प्लॉइज है उनको फिर भेजा जाएगा फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड रिपोर्टिंग। फिर बाद में बोला है कि जो प्रेसिडेंट है, मेंबर्स है, चेयरमैन वगैरह है, दीज आर डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, इनको पब्लिक सर्वेंट्स माना जाएगा विद इन सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। तो पब्लिक सर्वेंट्स मानने का मतलब क्या होता है कि दे आर सेफगार्डेड। कैसे? तो वो नेक्स्ट सेक्शन में देखो कि ये जो भी काम करेंगे पब्लिक सर्वेंट्स है, तो वॉट एवर दे डू इज डीम्ड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट and therefore they are saved from any criminal or other punishments. मान के चलो इन्होंने कोई एक्शन लिया, उस एक्शन लेने की वजह से कंपनी बंद हो गई तो उसके शेयर होल्डर से केस डाल दिया इसके ऊपर, भाई तुमने हमारी कंपनी को बंद करवा दिया, हमारा इतना नुकसान हो गया, तो चेयरपर्सन के अगेंस्ट केस बनेगा क्या? नहीं। सो वॉट एवर दे डू इन गुड फेथ दे आर प्रोटेक्टेड बिकॉज दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। तो पहले उनको पब्लिक सर्वेंट माना और अब उनको प्रोटेक्शन दिया। क्या? फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द अपीलेट ट्रिब्यूनल, इट्स चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, और ट्राइब्यूनल, its president, members, officers, employees, operating agencies, liquidator, or any other person authorized by tribunal or appellate tribunal for any loss or damage caused by any act in good faith. इन्होंने तो गुड फेथ में काम किया लॉ को लगाने के लिए, अब उससे किसी को नुकसान हो गया, किसी का लॉस या डैमेज हो गया, तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार रहेंगे क्या? नहीं. These people are not liable for any loss to anyone if they do their acts in good faith. और वो नॉर्मली गुड फेथ में माना जाता है इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस अंडर द एक्ट. तो इनका जो काम यहाँ पे दिया है, अगर ये अपना काम करते हुए किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो पर्सन इनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता फॉर रिकवरी ऑफ दैट लॉस. और बहुत मुश्किल जाता है सामने वाले को ये प्रूव करना कि ऑफिसर्स हैड नॉट एक्टेड इन गुड फेथ बट दे वर एक्टिंग विद मैलाफाइड इंटेंट. बहुत मुश्किल काम है. हालांकि ये सब अपनी मर्जी से करते हैं काम, लेकिन कोर्ट में जाके तो वही बोल देते कि भाई वी आर डूइंग इट इन गुड फेथ, हमको पावर्स है, हम एक्सरसाइज कर रहे थे इन गुड फेथ. सो दे आर नॉर्मली सेव्ड. बहुत ही रेयर सिचुएशन में जहां गुड फेथ वो साबित नहीं कर पाए और कंप्लेनेंट ने साबित कर दिया कि ये लोग मैलाफाइड इंटेंशन से मेरे यहाँ आए थे और मेरे को बर्बाद करने का इंटेंशन इनका, मेरी कंपनी को बंद कराने का इंटेंशन है, तो फिर कोर्ट कॉम्पनसेशन देता है. बट इन वेरी 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 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. Then power to seek assistance of chief metropolitan magistrate. Magistrate को कब ये लोग यूज करेंगे? अरेस्ट वगैरह में यूज करते हैं, तो वो है उसमें देखो, द ट्राइब्यूनल और द ऑपरेटिंग एजेंसी ऑन बीइंग डायरेक्टेड बाय ट्राइब्यूनल मे इन ऑर्डर टू टेक इनटू कस्टडी
or under its control all property, effects and actionable claims to which a sick industrial company is or appears to be entitled. Request in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction the property, books, etc. of the sick industrial company be situated or be found to take possession thereof. And the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate, as the case may be, shall on request being made to him take possession of such property, books of accounts, other documents and cause the same to be entrusted to the tribunal or the operating agency. तो ऑपरेटिंग एजेंसी बेसिकली जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के जो प्रोविजंस है ना उसके लिए वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए, हमने पढ़े नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब नोटिफाई होंगे आगे चल के अटेम्प्ट्स में आपको शायद पढ़ना पड़े। तो उसमें अपन देखेंगे कि उसमें जो ऑपरेटिंग एजेंसी होती है जिसको अपन रिकंस्ट्रक्टिंग एजेंसी कहते हैं, जिनका काम होता है कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना पूरा, तो वो ऑपरेटिंग एजेंसी के कहने पर या ट्राइब्यूनल के कहने पर जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उस जगह का वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के एसेट्स को सीज करेगा, अपने पास रखेगा, अपने कस्टडी में रखेगा, ऐसा है। And for compliance of provisions, the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate may take such steps and use such force, पुलिस वगैरह वो लेके जाएंगे और पूरे एसेट्स को सीज करके रखेंगे अपने पास। और आगे दिया है कि ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फिर जो भी काम करेंगे एसेट्स को सीज वगैरह करने के लिए, तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, दे विल नॉट बी क्वेश्चन अंडर एनी कोर्ट। तुम्हारी क्या, एनी एक्ट डन बाय द चीफ मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नॉट टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर, यानी दे हैव अ फ्री हैंड, वो जाएंगे एसेट्स को सीज करके अपने पास लेके रखेंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइब्यूनल ने इधर से बोला है, ट्राइब्यूनल या ऑपरेटिंग एजेंसी ने उनको बोला है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को कि तुम जाओ और सीज करके लाओ, तो वो जाएंगे और सीज करके लाएंगे, फिर उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली प्रोविजंस कहां पे आते हैं? सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज को रिवाइव करने के लिए। और फिर आखिरी में बोला है कि सिविल कोर्ट्स को अब कोई यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा कंपनी लॉ मैटर्स में, क्योंकि अब ट्राइब्यूनल बन चुका है तो सारे केसेस यहीं पर आएंगे और जो सिविल कोर्ट्स है उनको कोई यूरिसडिक्शन नहीं है, दे विल नॉट एंटरटेन एनी कंप्लेंट्स अंडर द कंपनी लॉ। तो सिविल कोर्ट्स यानी कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये अब बाहर हो गए, उनको कोई यूरिसडिक्शन नहीं है। तो वो लिखा है, जैसे बोलते ना मैं आ गया हूं अब तुम निकल जाओ इधर से, तो वैसा है। तो ट्राइब्यूनल बोल रहा है कि मैं आ गया हूं तो सिविल कोर्ट्स तुम लोग बाहर हो जाओ। तो वहां लिखा है, सिविल कोर्ट्स shall have no jurisdiction to entertain any suit or proceeding of any matter which the tribunal or appellate tribunal is empowered to determine। तो जो अब ट्राइब्यूनल के पावर्स में है तो सिविल कोर्ट्स के पावर्स के बाहर हो जाएगा। एंड दे कैनॉट इवन ग्रांट एनी इंजंक्शन, स्टे वगैरह जो लगा देते हैं वो भी नहीं लगा सकते। नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of power conferred by this act or any other law for the time in force। यानी यहां ट्राइब्यूनल जो एक्शन लेने वाला है तो वो एक्शन लेने वाला है, तो वहां एसएससी क्या बोलेगा, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह कि अब चलो अपन कोर्ट में जाते हो, स्टे लेके आ जाते, तो वो कोर्ट स्टे भी ग्रांट नहीं करेगा। नो, नो इंजंक्शन। फिर यहां से चिल्लर चिल्लर सेक्शंस है। वेकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट, अब ट्राइब्यूनल बना तो उसमें एक आध आदमी मर गया, मेंबर टपक गया, वेकेंसी हो गई, तो वेकेंसी है लेकिन फिर भी जो बचे हुए मेंबर्स है वो एक्ट तो करेंगे ना, बचे हुए मेंबर्स एक्ट करेंगे, दे विल पास देयर ऑर्डर्स। तो क्या कोई इसको सवाल उठाएगा बाद में, अरे इसमें तो वेकेंसी था तो ऑर्डर इनवैलिड हो गया? नहीं। तो वो लिखा है, वेकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट द एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्राइब्यूनल, पढ़ने की जरूरत नहीं। Then right to legal representation, यहां अपना काम सीए लोग, तो कंपनी के अगेंस्ट केस बना या मैनेजिंग डायरेक्टर के अगेंस्ट, डायरेक्टर के अगेंस्ट, तो वो खुद भी जा सकता है, अपीयर बाय हिमसेल्फ भी होता है, या वो अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उसका काउंसिल बना सकता है, एंड वी कैन अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स
विच कैन बी कंपनी, विच कैन बी एनी पर्सन, डायरेक्टर्स वगैरह। तो सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, लॉयर्स वगैरह ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अच्छा है, तो अपना काम देखो यहां बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले क्या था कि सीएस जो है वो हाईकोर्ट के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। सीएस को हाईकोर्ट में जाने का पावर नहीं था, वहां सिर्फ लॉयर्स जा सकते थे। लेकिन अब क्या है कि हाईकोर्ट को रिप्लेस कर दिया ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, तो अपन ये दोनों जगह पे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, याद रखो। सीएस जो है, सीएस, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, दे कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, दे कैन नॉट स्टैंड, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जो लीगल प्रैक्टिशनर्स है वही जा सकते हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल में और अपीलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग भी जा सकते हैं। तो वहां दिया, द एप्लीकेंट और द अपीलेंट मे अपीयर इन पर्सन, इन पर्सन भी जा सकता है। कोई गरीब आदमी है, कंप्लेनेंट, तो बोलेगा मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं सीए को दूं, तो खुद भी आ सकता है, मिलॉर्ड, खुद अपनी बात रख सकता है। और ऑथोराइज वन और मोर सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स or any officer to present his or its case before the tribunal or appellate tribunal as the case may be. तो अच्छी बात है, सीएस को ज्यादा काम मिलेगा। और आखिरी में लिमिटेशन दिया है, कोई काम का नहीं है पढ़ने का। Provisions of Limitation Act 1963 shall apply to appeal made to appellate tribunal. कट, आपके कोई काम का नहीं। So guys, that was NCLT and Appellate Tribunal. I expect a question of 4 marks to start with. तभी अब ये पहली बार आया है तो 4 मार्क का एक आध क्वेश्चन आएगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको मार्क करवाए हैं वो अच्छे से पढ़ के जाने का है। और मैक्सिमम हो गया तो 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक तो चॉइस में आप छोड़ सकते हो, एक करना पड़ेगा शायद। तो 4 से लेकर के मैक्सिमम 8 मार्क्स, हालांकि मैं तो 4 पे ही रिस्ट्रिक्टेड हूं, मगर फिर भी टू बी मोर कंजर्वेटिव 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, 1 और 2 क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएंगे या फिर 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो बहुत सिंपल है, टेक्निकल प्रोविजन से सारे 2-3 बार पढ़ के जाने का है, राइट। वेरी गुड।